जनाब हमारा पहला क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा that the question belongs to 127. क्वेश्चन में मांगा है what is the angle between given vectors. आपको दो वेक्टर्स दिए हैं और हमने उनके दरमियान एंगल बताना है. वेक्टर्स गिवन आर लाइक दिस. ये वेक्टर ए है और इसके साथ जनाब दूसरा वेक्टर इस तरह ज्वाइन किया है, ये वेक्टर बी है. हमें जो एंगल मेंशन है वो मेंशन्ड एंगल जो है वो है 120. यहाँ एंगल 120 दिया है, लेकिन हमें ए और बी के दरमियान एंगल बताना है. एंगल बताने के लिए एंगल के शराइत हैं. आप अच्छी तरह जानते हैं that all the vector analysis are based on three angles. There are three angles can evaluate each and every aspect of vector. The angles are angle in quadrant, angle of direction, and angle between two vectors. These are three different angles. Angle of direction के दो शराइत हैं, पॉजिटिव x पे एंटी क्लॉकवाइज. एंगल इन क्वाड्रेंट के दो शराइत हैं, x कंपोनेंट को टच करेगा, y कंपोनेंट का सामना करेगा. और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के दो शराइत हैं. पहली शर्त के वेक्टर के टेल और टेल मिलने चाहिए, वेक्टर के हेड और टेल नहीं मिलने चाहिए. तो आपने दोनों वेक्टर जिनके दरमियान आपने एंगल बताना है, पहले उनके टेल्स को ज्वाइन करना होगा. जब टेल्स ज्वाइन हो जाए तो दो एंगल नजर आएंगे, उनमें एक लार्जर होगा, एक स्मॉलर होगा. So you have to select the smaller one. You have to select the smaller one. How many conditions are there in the angle between two vectors? अगर आप एंगल between two vectors का इंतखाब करोगे तो आपको इन दो शराइत को पूरा करना होगा. पहली बात यह है कि आपको वेक्टर नंबर 1 का टेल से वेक्टर नंबर 2 का टेल मिलाना होगा. आपको दोनों वेक्टर के टेल्स मिलाने होंगे. जब हेड और टेल मिले हो then the mentioned angle is not the angle between two vectors, वो दो का होगा. तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं. हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. अवेलेबल ऑप्शंस आर 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री एंड 240 डिग्री. सो डियर स्टूडेंट, हमें इस वक्त 120 पे धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक वेक्टर का क्या है और दूसरे का क्या है. बट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एंगल बिटवीन वेक्टर इज के दोनों का क्या मिला हो, दोनों का टेल मिला हो. लिहाजा 120 हराम है. क्या है? हराम है, गलत है. तो 120 यहां से निकल जाएगा. अब आते हैं जनाब, एंगल होगा क्या. तो पहली शर्त पूरा करें कि टेल से टेल मिला दो, उसके बाद फैसला करेंगे. टेल से टेल मिल जाए तो फिर जो स्मॉलर एंगल होगा, यू हैव टू ऑप्ट दैट वन. यू हैव टू ऑप्ट द एंगल विच इज स्मॉलर. लेकिन पहली शर्त के टेल से टेल मिलाएंगे. तो जनाब आला ये वेक्टर बी है. हम वेक्टर का टेल दूसरे के टेल से कैसे मिला सकते हैं? वी आर नॉट अलाउड, सुने प्लीज, वी आर नॉट अलाउड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. वी आर नॉट अलाउड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, बट वी आर अलाउड टू चेंज द लोकेशन ऑफ वेक्टर. हम वेक्टर का लोकेशन चेंज कर सकते हैं. ये मार्कर एक वेक्टर, इसका डायरेक्शन अपवर्ड और इसका मैग्नीट्यूड आपको नजर आ रहा है. मैं इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा कर दूं, मुझे ये इख्तियार नहीं है. मैं इसका डायरेक्शन चेंज करूं, आई एम नॉट अलाउड. मुझे जो वेक्टर दिया है उसी को डील करना है. लेकिन मैं इस मार्कर को अगर यहां से यहां ले आऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वी कैन चेंज द लोकेशन ऑफ वेक्टर. हाँ, तो दो वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन करने के लिए हमें एक का लोकेशन चेंज करना पड़ेगा. तो मैं कर रहा हूं, ऐसा कर लेता हूं कि इस वेक्टर ए को थोड़ा धक्का दे देता हूं, आगे ले जाता हूं. तो मेरा ये डायग्राम इस तरह हो जाएगा कि ये वेक्टर बी बन जाएगा. ये वेक्टर बी है ऑलरेडी, लेकिन मैं वेक्टर ए का लोकेशन चेंज कर रहा हूं. मकसद क्या है कि टेल से टेल मिल जाए. तो खुदा के बंदो, यहां से मैंने ए को आगे पुश किया और मुझे वेक्टर ए यहां मिला. मैंने वेक्टर ए का डायरेक्शन चेंज नहीं किया, मैंने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चेंज, मैंने सिर्फ लोकेशन चेंज किया ताकि एंगल बिटवीन वेक्टर की पहली शर्त पूरी हो. और पहली शर्त पूरी हो गई. अब दोनों वेक्टर के क्या मिल गए हैं? टेल. अब हमें दो एंगल्स नजर आ रहे हैं. अगर आप देखें तो एक एंगल ये नजर आ रहा है या नहीं है, और एक एंगल हमें ये मिल रहा है. तो पहली शर्त तो हमने पूरी कर दी, हमने दोनों वेक्टर्स के टेल ज्वाइन कर लिए. अब दूसरी शर्त पूरी करेंगे, स्मॉलर वन उठाएंगे. तो जनाब ये वाला एंगल इज एक्चुअली एंगल बिटवीन
ए एंड बी, ये वो एंगल है जो ए और बी के दरमियान इस वक्त बना है। वैल्यू आई थिंक आप गेस कर चुके हो कि अगर इस तरफ का एंगल 120 हो तो ये वाला एंगल कितना बचता है। तो इट मीन वैल्यू आसानी से डिटेक्ट हो सकती है। कोई भी वैल्यू आपको एंगल की गिवन हो उसकी मदद से हम करेस्पॉन्डिंग एंगल मालूम कर सकते हैं। तो बताओ ये कितना बनता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, दैट देयर आर टू रूल्स ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। पहली बात कि दोनों वेक्टर के टेल मिले हो, दूसरी बात टेल मिल जाए तो हम लार्जर नहीं बल्कि स्मॉलर एंगल ऑप्ट करेंगे। हमारा इस टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 और सीरियल नंबर इसका है 128। सो लेट मी पुट इट ऑन बोर्ड। एक वेक्टर है एक्स एक्सिस पर मौजूद है, तो उसका y कंपोनेंट क्या होगा और उसका z कंपोनेंट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है जनाब, अगर आपको कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट पता हो, दैट व्हाट इज मीन बाय कंपोनेंट, कंपोनेंट चीज क्या है, तो आई थिंक आप आसानी से गेस कर सकते हो। कंपोनेंट मीन हिस्सा ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस is called x component. The part of vector along y axis is called y component, and the part of vector along z axis is called। अब अगर एक वेक्टर सिर्फ x एक्सिस पर मौजूद है तो वो वेक्टर अपना फुल मैग्नीट्यूड x एक्सिस को दे रहा है, तो उसके मैग्नीट्यूड का एक भी हिस्सा y या z को कंट्रीब्यूट नहीं होगा। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, सुन रहे हो मुझे, गुड, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जितना हिस्सा x एक्सिस को मिलता है वो उस वेक्टर का x कंपोनेंट होता है। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जितना हिस्सा y एक्सिस को मिलता है उतना उसका y कंपोनेंट होता है। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जितना हिस्सा z एक्सिस को मिलता है वो उसका z कंपोनेंट होता है। लेकिन अगर एक वेक्टर सिर्फ x एक्सिस पर मौजूद है, इसका मतलब है कि उसके मैग्नीट्यूड से कोई हिस्सा z या y कंपोनेंट को y एक्सिस को नहीं मिल रहा। तो जनाब सीधी सी बात है कि अगर वेक्टर x एक्सिस पर होगा तो वो फुली खुद का x कंपोनेंट होगा और उसका y एक्सिस पर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जीरो। उसका z एक्सिस पर कंट्रीब्यूशन क्या होगा। सिमिलरली इफ अ वेक्टर एग्जिस्ट ऑन y एक्सिस so the contribution on x will be zero, the contribution on z will be zero। मुझे अच्छा लफ्ज मिल गया तो मैं अब बोल सकता हूँ, component mean the contribution of vector along any axis। The contribution of a vector along x-axis is called its x component. The contribution of vector along y-axis is called its y component. The contribution of vector along z-axis is called its z component. So if a vector lies along one particular axis, so the whole vector contributes on that axis, and its contribution on other axis becomes zero. So that's why all the other components will become zero. So question का आइडिया समझ गए कि एक वेक्टर x एक्सिस पर है तो उसका y कंपोनेंट भी जीरो होगा और उसका z कंपोनेंट भी जीरो होगा, and hence the correct option is y component and z component will be maximum, दोनों जीरो होंगे या इक्वल हो 1 होंगे, all possible। तो करेक्ट ऑप्शन है दोनों जीरो होंगे और करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश, करेक्ट ऑप्शन बी है। हमारा अगला क्वेश्चन है 129। इससे बात कर रहा हूं, दो वेक्टर्स हैं और ये क्वेश्चन देखें, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 and this vector is forming 45 degree with negative x-axis, positive x-axis। वेक्टर A मैग्नीट्यूड 10 रख रहा है और पॉजिटिव x-axis के साथ 45 बनाता है, जबकि इसके बरक्स दूसरा वेक्टर B है, उसका भी मैग्नीट्यूड 10 है और वो 45 डिग्री ही बना रहा है विद नेगेटिव x-axis, एक पॉजिटिव x-axis के साथ और एक नेगेटिव x-axis के साथ। इनके x कंपोनेंट के बारे में आपकी राय क्या होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिनका डायरेक्शन भी सेम हो। तो जनाब मैं पहले आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करके देता हूं विद इन 30 सेकेंड। आप जानते हैं कि x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का अच्छा फार्मूला है दैट x कंपोनेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू cos ऑफ इट्स एंगल, इनटू cos ऑफ इट्स एंगल। ये जनरल फार्मूला है फॉर द x कंपोनेंट। आप बेटरली जानते हो, कंपोनेंट ढूंढते हैं। तो पहला वेक्टर है a का x कंपोनेंट ax और a का मैग्नीट्यूड कितना है 10, लेकिन a का एंगल कितना है शाबाशी, cos of 45। so cos of 45 is 0.707 multiply by 10 तो 7.07।
तो ax की वैल्यू 7.07। अगर मैं x कंपोनेंट की जगह bx ले लूं तो मैग्नीट्यूड फिर b का इस्तेमाल करूंगा, वो भी 10 है, एंगल b का इस्तेमाल करूंगा, वो भी 45 है। सो वी विल गेट 7.0। तो इट मीन दोनों वेक्टर के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनके डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, बिकॉज वन x कंपोनेंट लाइज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, द अदर x कंपोनेंट लाइज अलोंग। अब जिन वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो हम उसे इक्वल वेक्टर कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। इनके x कंपोनेंट आपस में इक्वल नहीं है, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम। अच्छा, डायरेक्शन सेम है तो क्या हम इन वेक्टर्स को, सेकंड ऑप्शन है नेगेटिव वेक्टर और थर्ड है पैरेलल, तो क्या डायरेक्शन सेम है इनका या अपोजिट है? पैरेलल में डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट तो पैरेलल का ऑप्शन हराम हो गया। अच्छा, बी ऑप्शन क्या है? नेगेटिव वेक्टर क्यों ठीक है? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन, एंड द नेगेटिव वेक्टर्स आर द पेयर ऑफ वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। सो गिवन टू वेक्टर्स के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, सो डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू ऑप्ट कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, दे आर द नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। हमारे डिस्कशन का अगला क्वेश्चन यहां होगा और दैट इज 130 प्लीज। द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विल बी, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? सो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन इज -3i + 3j। इसका एंगल ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? आपको याद होगा, थोड़ा सा मैंने अभी पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला दैट देयर आर 3 एंगल्स, एंगल ऑफ डायरेक्शन, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एंगल इन क्वाड्रेंट। याद है ना? इस वक्त हमें इस वेक्टर का एंगल ऑफ डायरेक्शन बताना है, तो एंगल ऑफ डायरेक्शन का आपको रूल पता होना चाहिए। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है। लेकिन आपने इसका एक आसान रूल भी पढ़ा है, वो आसान रूल क्या है बताओ? एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है? तो इट मीन दिस वेक्टर एग्जिस्ट इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट द रूल ऑफ डायरेक्शन इज, डायरेक्शन का रूल होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के इक्वेशंस में थीटा का इक्वेशन पढ़ा है, तो पुट करोगे आप 180 अपनी जगह पर माइनस थीटा की जगह दुनिया लिखती है टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, ऐसा है ना? याद रखना, टेंजेंट के साथ माइनस पुट नहीं करोगे, भटक जाओगे। समझ आ गई है? ऐसा ना हो कि आप और खबर ये वाला माइनस इधर पुट कर देना, या ये प्लस ये माइनस को यही, ये प्लस और माइनस आर ओनली देयर टू डिसाइड क्वाड्रेंट, बाकी आपने टेंजेंट के साथ y और x की सिर्फ वैल्यू पुट करने हैं। y कंपोनेंट की पहचान क्या होती है? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ j। x कंपोनेंट की पहचान क्या होती है? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ i का कोएफिशिएंट x होता है, x कंपोनेंट होता है, j का कोएफिशिएंट y कंपोनेंट होता है। सो मुसलमानों इसको पुट करो, 180 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स y की जगह कोएफिशिएंट ऑफ j 3 और x की जगह कोएफिशिएंट ऑफ i 3 और 3 क्या हो जाए? कैंसल, और टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45। So therefore the angle of direction will be 180 minus 45. The answer is 135. मेरी बात समझ गए हो? अच्छा, आप अच्छी तरह समझ गए। आई नाउ इट। सो जनाब, हमारे लिए ऑप्शन क्या है खुदा के बंदो प्लीज? ऑप्शन वाई खाना, ऑप्शन ए। हम इसको डायग्राम से इजीली हासिल कर सकते हैं। वो स्टूडेंट ए खाना, डोंट टॉक प्लीज, डोंट टॉक। डिस्कशन आप घर में या हासिल में कर सकते हो ना, आप इसमें क्या डिस्कस कर रहे हो? काइंडली आप इसमें बात ना करें प्लीज। सो आपको ये क्वेश्चन, जिनको कैलकुलेशन से चिढ़ है, ड्रा करके भी आप ऐसे डायरेक्शन बता सकते हो। क्या है जनाब? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देखो ये x और x डैश, और ये है y डैश और x एंड x डैश। अब मैं वेक्टर ए ड्रा कर रहा हूं इतना इजीली, कैसे? आप कहो सर इस वेक्टर का x और y बराबर है, क्या है? जब x और y के वैल्यू बराबर हो तो वेक्टर क्वाड्रेंट के मिड में होता है। वेक्टर क्वाड्रेंट के when x value and y values are equal, the vector will lie at the mid या in the mid of the quadrant। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड है ना? x नेगेटिव है, y पॉजिटिव। और देखो यहाँ क्या है?
3 और यहाँ क्या है, तो इट मीन के x और y बराबर, तो ये मिड में होगा, तो मैं मिड में ड्रा करूंगा। ये लो मैंने मिड में ये वेक्टर ड्रा कर लिया। अच्छा, अगर ये मिड में ड्रा है तो आप समझ गए कि इधर जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, 45, क्योंकि मिड में है। अगर मैं y को ज्यादा करूं तो एंगल 45 से कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैं y को ज्यादा करूं तो 45 से ज्यादा, और y को कम करूं तो 45 से यानी मिड से हट जाएगा। एनी हाउ, डायरेक्शन का एंगल कहां से शुरू होता है, एक्स एक्सिस से। किस तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जनाब ये जो एंगल है इट इज द एंगल ऑफ डायरेक्शन। तो यहां से यहां तक क्या है और यहां से यहां तक क्या है, तो 90 प्लस 45 इट इज 135, यानी इस कैलकुलेशन से बच जाओगे। ये कैलकुलेशन तो आसान है, यहां तो आसान है क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 1 तो सबको पता होता है। जहां टेंजेंट इनवर्स 0.7 आएगा फिर आपको पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन से ये वाला मेथड क्यों आसान है। समझ आ गई है। तो जब आपको इस तरह का वेक्टर दे दें उसको ड्रा करने की कोशिश करें। ड्रा करने के बाद एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल को खुद आप जज कर सकते हो। इन कैलकुलेशन से आपकी जान छूट जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, 135 इज द करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 आपके लिए ये फरमा रहा है कि द रेशियो ऑफ y कंपोनेंट एंड x कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो आपको जनाब वेक्टर मिला है 4i प्लस 8j। आपको एक y कंपोनेंट वर्सेस x कंपोनेंट का रेशियो बताना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, y कंपोनेंट इज द कोएफिशिएंट ऑफ j एंड x कंपोनेंट इज द कोएफिशिएंट ऑफ i। तो कोएफिशिएंट ऑफ j क्या है 8 और कोएफिशिएंट ऑफ i क्या है 4। The ratio is 2:1 and hence the correct option is option D होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 132 प्लीज। 132 फरमाता है दो वेक्टर्स है, evaluate with the magnitude of their resultant। So I have to mention the vector। एक वेक्टर A दिया है और इस वेक्टर की वैल्यू है 3i माइनस 4j। वेक्टर B हमें मिला है, वेक्टर B हमें मिला है माइनस 7i प्लस 7j। हमें इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड तब आएगा जब रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट मालूम करो फिर उससे मैग्नीट्यूड मालूम करना आसान है, मुश्किल नहीं है। सो लेट मी फाइंड रिजल्टेंट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट, a प्लस बी इज इक्वल टू आर। a प्लस बी इज इक्वल टू, आपने क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मैंने क्या बोला कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको तब मिलेगा जब आपको रिजल्टेंट पता होगा, और रिजल्टेंट इज द सम ऑफ ऑल वेक्टर। रिजल्टेंट इज द सम ऑफ, इसका मतलब है कि अगर आपने ए और बी के से क्या मालूम करना है रिजल्टेंट, तो आपने ए और बी को ऐड करना होगा। तो मैं ऐड कर रहा हूं, इतना तो जानते हो कि आई को आई से ऐड करते हैं और जे को। तो फॉर रिजल्टेंट आई हैव टू ऐड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो प्लस 3i और माइनस 7j, यू विल गेट माइनस 4i, माइनस 4i प्लस 7j, तो प्लस 3j। समझ आ गई है। तो आपको रिजल्टेंट मिल गया। किस कॉन्सेप्ट से, रिजल्टेंट इज द सम ऑफ ऑल वेक्टर। तो मैंने ए और बी को सम कर दिया, मुझे रिजल्टेंट मिल गया। लेकिन मुझसे रिजल्टेंट नहीं मांगा, मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मांगा है। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का एक खूबसूरत फार्मूला है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, बताओ शाबाश, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। व्हाट इज एक्स कंपोनेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ आई। व्हाट इज वाई कंपोनेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ जे। तो जनाब यहां मैग्नीट्यूड किसका मालूम कर रहे हो, वेरी गुड। मुझे सुने प्लीज, अगर मैं कहूं ए का मैग्नीट्यूड तो आपने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लेना होगा। अगर मैं कहूं बी का मैग्नीट्यूड तो आपने 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर लेना होगा। लेकिन आई एम आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ, so therefore you have to consider 4 square plus 3 square। so जनाब आला x कंपोनेंट की जगह 4 स्क्वायर और इसकी जगह 3 स्क्वायर, द आंसर इज 5। 5 आता है, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 3 स्क्वायर इज 99। सही है ना सही है। अच्छा, इससे आंसर आता है 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन क्या था इसमें, 132 में करेक्ट ऑप्शन था सी। एंड लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 133। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 और 133 फरमाता है दैट टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। F1 100 न्यूटन है और F2 जो है वो 200 न्यूटन है। समझो एक फोर्स 100 न्यूटन दिया है,
दूसरा फोर्स हमें 200 न्यूटन दिया है। हमसे पूछा जा रहा है दैट द इम्पॉसिबल रिजल्टेंट विल बी, तो आप रिजल्टेंट की इम्पॉसिबल वैल्यू बता दो, वो वैल्यू जो रिजल्टेंट के लिए हमेशा के लिए हराम है। तो वो इम्पॉसिबल वैल्यू क्या है? व्हाट इज मीन बाय इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल वो होता है जो मिनिमम से कम हो, जो मिनिमम से, अब ये इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि मिनिमम मीन्स के इससे कम हराम है, तो उससे कम इम्पॉसिबल हो गया। और इम्पॉसिबल वो होता है जो मैक्सिमम से, क्योंकि मैक्सिमम मीन के इससे ज्यादा हराम है, तो जो मैक्सिमम से आगे बढ़ेगा वो भी इम्पॉसिबल है, जो मिनिमम से कम रहेगा वो भी इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल के लिए आपको पहले मिनिमम और मैक्सिमम मालूम करने होते हैं। इतना तो समझदार हो, आपको पता है कि मिनिमम हमेशा सब्ट्रैक्शन से आता है या नहीं, और मैक्सिमम हमेशा एडिशन से आता है। अब सब्ट्रैक्शन से लेकर एडिशन तक ये पूरा रेंज पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम से इस तरफ इम्पॉसिबल है और मैक्सिमम से उस तरफ। सीधी सी बातें हैं। तो बताओ वैल्यूज क्या है? 200 और 100। तो इनका सब्ट्रैक्शन या मिनिमम क्या आता है? 200 माइनस 100 मीन, so the minimum value is 100 and the maximum value is 100 plus 200. 100 plus 200 mean 300. So maximum value is 300. इसका मतलब ये हुआ कि इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 100 से लेकर 300 तक, all these values are possible. Come on, tell me please. ये पॉसिबल वैल्यूज भी काफी ज्यादा हैं। तो ये किस चीज पे डिपेंड करेंगे? एंगल बिटवीन F1 एंड F2। किस पर? आप F1 और F2 के दरमियान 0 डिग्री ले लो, यू विल गेट 300। आप 180 डिग्री ले लो, यू विल गेट 100। आप 90 ले लो, द रिजल्टेंट विल लाई बिटवीन एनीवेयर। आप 89 ले लो, यानी एक एक एंगल बदल दो, एक एक वैल्यू बदलेगी, लेकिन वो सारे वैल्यूज विल बी लाई फ्रॉम 100 टू 300। समझ आ गई है? तो एंगल बिटवीन वेक्टर डिसाइड द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। मैंने क्या बोला, आपने सुना? मैंने बोला कि एंगल बिटवीन वेक्टर रिजल्टेंट का बेसिक फैसला करता है। तो जब तक हमें एंगल बिटवीन वेक्टर गिवन ना हो, तब तक मिनिमम से मैक्सिमम सारे पॉसिबल हैं, तब तक सारे। अब अगर मैं कहूं द एंगल इज 90, तो याद रखना मैंने मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को देखा है, मैं इस क्वेश्चन में कहूं दैट F1 एंड F2 आर परपेंडिकुलर, व्हाट इज द इम्पॉसिबल रिजल्टेंट, तो वो फिर भी 100 से कम इम्पॉसिबल और 300 से ज्यादा इम्पॉसिबल लेते हैं। याद रखना, अगर मैंने इधर एक एंगल दे दिया 90, तो इन सारे पॉसिबल में भी सिर्फ एक पॉसिबल हो जाएगा, जो किसके लिए होगा? और उस 90 के दाएं बाएं फिर सारे इम्पॉसिबल हो जाएंगे। तो जब तक एंगल मेंशन ना हो, तो मिनिमम से मैक्सिमम तक सारे पॉसिबल हैं, लेकिन एंगल मेंशन हो गया तो एक एंगल पर एक रिजल्टेंट बनता है। जब एंगल चेंज होगा तो रिजल्टेंट दूसरा बनेगा। तो फिर ऑल द अदर वैल्यूज आर इम्पॉसिबल एक्सेप्ट देन द वन स्पेसिफिक वैल्यू। अगर एंगल गिवन हो, यहां एंगल गिवन नहीं है, तो ये सारे पॉसिबल। इससे इस तरफ क्या है खुदा के बंदो प्लीज? इम्पॉसिबल। इससे इस तरफ क्या है? इम्पॉसिबल। तो चलो ऑप्शन ढूंढते हैं। हमारे लिए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 133 प्लीज। 300 पॉसिबल, 150 पॉसिबल, 100 पॉसिबल, 50 न्यूटन इस 100 से कम है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है शाबाश? ऑप्शन डी ठीक है। हमारी डिस्कशन का अगला क्वेश्चन है और दैट इज क्वेश्चन नंबर 134। जी जनाब, नहीं समझा हूं, फिर कैसे मालूम करोगे? आपने एडिशन ऑपरेटर पढ़ा है। एंगल इज 0 तो a प्लस बी, एंगल इज 180 तो a माइनस बी, एंगल इज 90 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, एंगल इज एनी वन अदर देन दीज थ्री, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट। समझ आ गई है? लेकिन हर एंगल पर एक वैल्यू होगी, बाकी सारे पॉसिबल होंगे। जब तक एंगल गिवन ना हो, मिनिमम से मैक्सिमम सारे पॉसिबल हैं। समझ आ गई है? गुड शाबाश। 4 केसेस हैं। बाय खान। अरूबा फातिमा, अब ये एक नाम है या दो नाम है? अरूबा फातिमा, पेरेंट्स आए हैं इनके। अच्छा जनाब, हमारे लिए अगला क्वेश्चन है 134। 134 पे बात करूंगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 है और 90 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड 10 मेकिंग 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। वेक्टर बी मैग्नीट्यूड 10 and it is making 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके, आपसे कह रहे हैं इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। तो अभी आपको बताया और देखो एक एंगल स्पेसिफिक आ गया। अब हमें यहां सुने प्लीज, यहां 10 प्लस 10 से क्या आता है?
10 प्लस 10 से क्या आता है खुदा के बंदो? 20, और 10 माइनस 10 से 0। तो 0 से 20 तक सारे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ एक पार्टिकुलर एंगल मिला है। देखो एक्स एक्सिस इस तरफ होता है या नहीं होता? इस तरफ होता है ना। तो वेक्टर बी जो है वो 0 डिग्री पर है, तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में दिया है, और वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ 90 पर है। तो आप ऊपर लो या नीचे लो, आपकी मर्जी। तो वेक्टर ए मैं इस तरफ ले रहा हूं, तो ए और बी के दरमियान एंगल क्या गिवन है? तो यहाँ एक पार्टिकुलर एंगल है, यहाँ सारे रिजल्टेंट पॉसिबल। ऐसा हराम है कि कोई कहे फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम ऑल पॉसिबल। समझ आई? ऑल द अदर्स आर इम्पॉसिबल। सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, जो किस एंगल के लिए होगी? 90। अब बताओ एंगल 90 है, तो व्हाट यू हैव टू चूज द इक्वेशन? शाबाश। मॉडिफाइड फॉर्मेट ऑफ पाइथागोरस, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड। आप ए बी भी लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हो, कोई गुनाह नहीं है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 10, और सेकंड वेक्टर का 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 और 200 रूट, एंड 200 रूट इज राउंड अबाउट 14.14। राउंड फिगर करो तो 14.2 अप्रोक्सीमेटली ठीक है। समझ आ गई है? आप रूट ले सकते हो ना इसका। शाबाश। कैसे लोगे रूट? आसान है। 225 का रूट ले लो तो 15 बनता है, और 196 का रूट 14 बनता है। तो 196 और 225 14 और 15 के दरमियान है, तो ये इसके दरमियान आता है। तो इट मीन के ये 14 से थोड़ा ज्यादा होगा और 15 से थोड़ा कम होगा। द रूट ऑफ 196 इज 14 एंड द रूट ऑफ 225 इज 15। तो 15 और 14 के दरमियान आया है 200, लिहाजा द आंसर विल बी 14 प्लस। ऑप्शन का डिसीजन हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है खुदा के बंदो प्लीज? 134 सी ऑप्शन सही है। हम जी जी ना जी जी बोले। एनी प्रॉब्लम हाथ उठाएं ताकि आपका स्पेसिफिकेशन। जी इस वेरी गुड, शाबाश, अच्छा है। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल पुट किया जाता है रिजल्टेंट के लिए। फॉर रिजल्टेंट, सुने आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब आप रिजल्टेंट मालूम करोगे तो आपने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल पुट करना है, किसी वेक्टर का अपना जाती एंगल पुट नहीं करना। इधर देखो, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूं, ठीक है? इधर देखिए प्लीज। ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये राइट साइड एक्स एक्सिस है। अगर ये मुबारक वेक्टर इधर हो गया, 30 डिग्री बनाया, कितना बनाया? इसने 30 डिग्री बनाया, और इस दूसरे ने 90 डिग्री बनाया। इसके साथ देखो, नीचे वाले मार्कर को एक्स एक्सिस मान लेता हूं। आपकी बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये नीचे वाला एक्स एक्सिस, ये 30 बना रहा है, ये 90 बना रहा है इसके साथ। लेकिन जब इन दोनों का रिजल्टेंट लेना होगा तो आपने इसका 30 नहीं, इसका 90 नहीं, इनके दरमियान का ये 60 इस्तेमाल करना होगा। समझ आ गई है? सो फॉर रिजल्टेंट वी हैव टू कंसीडर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उसका अपना पर्सनल एंगल क्या है इस पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी प्रोसीड। 135 135 पे बात करूंगा आपसे। 135 फरमाता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर नेगेटिव वेक्टर्स विल बी। शाबाश। नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल, और डायरेक्शन और रिजल्टेंट के लिए आपने वेक्टर को क्या करने होंगे? कंबाइन करने होंगे। एक बार फिर बोल रहा हूं, नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल, डायरेक्शन, और टू गेट रिजल्टेंट वी हैव टू कंबाइन देम। तो जब एक ही जगह में दो अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर कंबाइन होते हैं, दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और कैंसलेशन मीन नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट ऑफ नेगेटिव वेक्टर इज ऑलवेज नल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? नल वेक्टर। तो खुदा के बंदो, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? डोंट टॉक प्लीज, आई डोंट नो आप आज टेस्ट को इधर डिस्कस कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आराम से सुन लो ताकि लोग को आसानी से आवाज आए। 136 एक वेक्टर ए गिवन है, एक बी गिवन है, एक सी गिवन है। हमसे इनके मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मांगा गया है। तो जनाब, रिजल्टेंट क्या फार्मूला है कि अंडर द रूट, याद है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, इधर लिखोगे सम ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, प्लस इधर लिखोगे सम ऑफ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब आपको कहा है कि x कंपोनेंट इज द कोएफिशिएंट ऑफ i, x कंपोनेंट इज द, डोंट टॉक प्लीज, डोंट टॉक, x कंपोनेंट इज द कोएफिशिएंट ऑफ i एंड y कंपोनेंट इज द कोएफिशिएंट ऑफ। तो कितने वेक्टर दिए हैं? शाबाश। 3। हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर? क्वेश्चन में कितने वेक्टर हैं? 3 वेक्टर्स।
वेक्टर ए के अंदर आई का कॉफिशिएंट, वेक्टर बी के अंदर का आई का कॉफिशिएंट और वेक्टर सी के अंदर आई का कॉफिशिएंट, ये तीनों एक्स कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इनको आप इसमें ऐड करो और यहां लिख दो। तो मैं लिख रहा हूं, आप बोलते जाएं प्लीज। जनाबे आला, एक्स कंपोनेंट मीन आई के कॉफिशिएंट। तो ए के आई में आई का कॉफिशिएंट क्या है, बी के आई का कॉफिशिएंट क्या है और सी के आई का कॉफिशिएंट क्या है। तो 2 + 3 + 4, ये 2 is the x component of A, 3 is the x component of B and 4 is the x component of C। लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, प्लस अब आपने J के कोएफिशिएंट बताने हैं, वो y कंपोनेंट। तो A का y कंपोनेंट क्या है, B का y कंपोनेंट 4 और C का 5। समझ आ गई है। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व डियर स्टूडेंट। अच्छा, 4 और 3 9 या 7, 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 और 4 9, 9 और 3 12 का स्क्वायर 144। आपने रूट भी लेना है। तो द रूट ऑफ 225, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, 225 का रूट क्या होता है, 15। लिहाजा इस क्वेश्चन का मुबारक ऑप्शन क्या है, डी है। क्या है शाबाश, ये बाकी ऑप्शन मनहूस है, सही है। सॉरी स्टूडेंट, ऑप्शन डी ठीक है। हम अगले कैटेगरी में जा रहे हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 136। 136 पे बात करूंगा। ये 136 में डिस्कस नहीं किया, सॉरी। 137 प्लीज। 3 वेक्टर्स विल डिलीवर मैक्सिमम रिजल्टेंट। तो आप जानते हो मैक्सिमम रिजल्टेंट सिर्फ तब बनता है जब सारे पैरेलल हो, जब सारे, और पैरेलल मीन उनके डायरेक्शन सेम हो। तो दे आर पैरेलल। पैरेलल क्यों होते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन नहीं होती। इतना आसान तरीका है। देखो, रिजल्टेंट के 3 कहानियां बनती है। क्या बनती है, 3 कहानियां बनती है। कौन सी कहानी नंबर 1 है, शाबाश, कि रिजल्टेंट मिनिमम हो जाए, क्या हो जाए, और रिजल्टेंट मॉडरेट हो जाए, और रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम हो जाए। मुझे लॉजिक चाहिए, व्हेन द रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। शाबाश, एंटी पैरेलल कह रहे हो, अच्छा कह रहे हो, बट आप उसका रीजन नहीं बता रहे हो। 180 और एंटी पैरेलल आर सेम। याद रखना, मिनिमम वहां होता है जब वेक्टर के दरमियान कैंसलेशन उरूज पर हो। क्या हो, जब कैंसलेशन मैक्सिमम हो। जब आप जिन वेक्टर्स को ज्वाइन कर रहे हो उनका ज्यादातर हिस्सा कैंसिल करें तो रिजल्टेंट कम रह जाएगा। और जनाब, रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जिन वेक्टर को आप ज्वाइन कर रहे हो उनके दरमियान कैंसलेशन ना हो। क्या हो, जब कैंसलेशन बिल्कुल ना हो तो वो मैक्सिमम रिजल्टेंट देंगे, और जनाब कैंसलेशन मैक्सिमम हो तो मिनिमम। और मॉडरेट वहां होगा, सुने, जहां पर थोड़ा बहुत कैंसलेशन हो। क्या हो, थोड़ा बहुत कैंसलेशन हो। अब जाके रिजल्टेंट ड्रा जरूर किया करें। इस बात को लेकर आप डिफरेंट एंगल्स पर वेक्टर ले लें, कभी उनका आपस में एक ना एक कंपोनेंट कैंसिल होगा तो मॉडरेट रिजल्टेंट बनाएंगे। कभी वो एक पूरा वेक्टर दूसरे को कैंसिल करेगा तो मिनिमम बनाएगा, और कहीं दोनों वेक्टर के दरमियान इतना भी कैंसिलेशन नहीं होगा तो वो मैक्सिमम रिजल्टेंट देगा। तो हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ रिजल्टेंट आर देयर, 3, विद ह्यूज कैंसिलेशन मिनिमम, with थोड़ा बहुत cancellation among them moderate, and with no cancellation it will be maximum। अब मैंने आपसे क्वेश्चन में रिजल्टेंट मैक्सिमम मांगा, तो आप कहोगे सर ऐसे वेक्टर बताएंगे जिसमें कोई कैंसलेशन और पैरेलल वेक्टर आपस में कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है, शाबाश, पैरेलल। आपके लिए आंसर क्लियर हो गया। 138, वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 138। शाबाश। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज दिस वन। तो वो वेक्टर कौन सा है, और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि एक एक ऑप्शन को पुट करो जिससे √29 आए, वो ठीक है। आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट। हम थोड़ी देर खामोश हो जाते हैं, आपकी बात कवर करें सब नहीं, खैर है, इनकी बातें बहुत जरूरी है। खैर आप कंटिन्यू करें, हम 3-4 मिनट आपका वेट कर सकते हैं प्लीज। और भी अगर किसी को कुछ ज्यादा डिस्कशन करने हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हैं जो इस 30-40 मिनट के अंदर ही खत्म होने हैं, वरना इसके आर पार आपका खुदा ना खासा फ्यूचर, हाल, मुस्तकबिल सब बर्बाद होंगे। अगर 35 मिनट में कुछ डिस्कशन इंपॉर्टेंट है तो आई कैन वेट फॉर यू फॉर 10 मिनट, प्लीज कैरी ऑन।
कैसे लोग हो? जब बंदा रिक्वेस्ट करे चुप करो तो बोलते हो, जब बंदा रिक्वेस्ट करे कि चलो बोलो बात में वेट करो फिर खामोश हो जाते हो। जस्ट इमेजिन हाउ वी आर। हाँ, तो मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्स इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई, वाई इज द कोएफिशिएंट ऑफ जे एंड जेड इज द कोएफिशिएंट ऑफ के। सीधी सी बात है। अब ऑप्शन ए में एक्स वाई जेड पुट करो, अगर अंडर रूट 29 आया तो ए ठीक है वरना हराम है। बी के पुट करो, सी के पुट करो, डी के पुट करो, मुझे पता है डी ठीक आते हैं, समझ आ गई है। तो जनाब क्या होगा, देखो डी में इसकी जगह क्या है 2 है और इसकी जगह क्या है 3 है और इसकी जगह क्या है खुदा के बंदो 4। तो चलो ट्राई करो। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, आप इसमें ऐड करो 29। इन्होंने कहा है वो ऑप्शन बताओ जिससे 29 अंडर रूट बनता है, तो ऑप्शन डी से बनता है, वो ठीक है। मेरी बात समझ गए हैं? बाकी चेक करो, बाकी से नहीं बनेगा। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 29 से ज्यादा है। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और भी ज्यादा हो गया। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बहुत ज्यादा हो गया। ऑप्शन डी से ही अंडर रूट 29 बनता है। अगली कहानी क्वेश्चन नंबर 138 की, 139 सॉरी 139 ऑन बोर्ड फरमा रहे हैं व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स के दो तरीके हैं, एक डॉट प्रोडक्ट है और एक डायग्राम है। आई ऑलवेज प्रेफर डायग्राम। डॉट प्रोडक्ट में लास्ट के एक दो केसेस में कभी तो इजीली हो जाते हैं, कभी मुश्किल से। डायग्राम आपको बहुत आसानी से एंगल डिसाइड करके दे सकता है। मैं दोनों मेथड से आपके लिए कर रहा हूं। वेक्टर ए आपको दिया गया है 4i प्लस 4j और वेक्टर बी आपको मिला है शाबाश 2i प्लस 2j। सो यू हैव टू डिसाइड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। आप ए डॉट बी से करो और डायग्राम से करो, इनमें से जो मेथड आपको पसंद आए, जिस स्टूडेंट को जो मेथड पसंद आए वो एंगल बिटवीन वेक्टर को उससे सॉल्व करे। मैं पहले डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं और डॉट प्रोडक्ट के लिए मैं कहूंगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की जगह 4i प्लस 4j, बी की जगह 2i प्लस 2j। अब ए डॉट बी इज ए बी cos थीटा। आई को आई से और जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 आर 8 और 4 2 आर, तो ये 8 प्लस 8 बन जाएगा। अच्छा जनाब, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इधर मैंने लिखा था रिजल्टेंट के, किसी भी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो उसके x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर दी रूट। x इज द कोएफिशिएंट ऑफ i एंड y इज द कोएफिशिएंट ऑफ j। तो वेक्टर ए की जगह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वेक्टर बी की जगह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 16। लेकिन a के अंदर x क्या है, तो जनाब ये 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वेक्टर बी में x और y क्या है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, cos ऑफ थीटा। आपको समझ आ गई है कि डॉट प्रोडक्ट का मेथड में क्यों प्रेफर नहीं करा। कि कितना भी आसान कैलकुलेशन हो कम से कम ये आपके 2 मिनट्स लेगा। और अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप देख लो कि कितना आसान होगा ये रिजल्ट। 4 स्क्वायर क्या आता है, 4 स्क्वायर क्या आता है 16 का 16 दैट इज 32, समझ आ गई है। और 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 16। दोनों को एक अंडर रूट में कैच करो, 32 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 256। ये cos ऑफ थीटा इज 16 एंड 256 का रूट होता है 16। cos थीटा 16, 16 16 कैंसल, cos ऑफ थीटा किसके बराबर आया, लिहाजा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 इज 0, तो आंसर आया 0 डिग्री। अब आपको ये पसंद है या मैं अभी डायग्राम ड्रा कर रहा हूं वो पसंद है, जो आपको अच्छा लगे उसी से आप सॉल्व करें। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी ड्रा द डायग्राम प्लीज। बैठ जाए बैठ जाए। अच्छा जनाब, ये हमारे पास है 90 आता है। अभी देखते हैं, अभी ड्रा करता हूं, पता चल जाएगा आपको। अच्छा ये ऑरिजिन है प्लीज, मैं दोनों वेक्टर को ड्रा कर रहा हूं। आप देखो ये आसान है या ये आसान है, एंगल आपको सेम मिलेगा। मुझे वेक्टर ए ड्रा करना है, आई के रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस और 4 का मतलब है 4 स्टेप्स। तो देखो 1 2 3 4 और इसमें जे का मतलब है वाई एक्सिस और 4 का मतलब है 4 स्टेप्स। तो 1 2 3 4, तो इन दोनों से जो कॉमन पॉइंट आता है वो वेक्टर ए की खोपड़ी होती है, हेड होता है, समझ गए हो।
तो जनाब वेक्टर ए ये है, ये जो वेक्टर ए आपने मुझे दिया है 4i प्लस 4j, वो ये वेक्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब जरा आप 2i प्लस 2j ड्रा करो, तो आप कहो सर i का मतलब है x एक्सिस और 2 का मतलब है 2 स्टेप, तो ये 1 ये 2 ये पॉइंट आता है ना, और j का मतलब y एक्सिस और 2 का मतलब 2 स्टेप, तो ये 1 ये 2, तो दोनों का कॉमन पॉइंट इधर आता है और लिहाजा इट इज द वेक्टर बी। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम आया? और ऑल द वेक्टर पॉजिटिव सेम डायरेक्शन है 0 डिग्री बिटवीन देम। तो इनके दरमियान एंगल क्या है? अब फैसला आप करो, ये कैलकुलेशन अच्छे लगते हैं या सिंपल एक डायग्राम ड्रा करो, आपको किसी भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल आराम और सुकून से डिटेक्ट हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट शाबाशी? द करेक्ट ऑप्शन इज 0 डिग्री। आंसर इज 0 डिग्री। ऑप्शन इज नहीं सबके ए ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाशी? ए है। नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन another vector. Another question 139 हो गया। 140 वेट प्लीज। हाँ बोले, जिसका कोई भी कंफ्यूजन है पहले हाँ जी जी फरमाइए। नहीं समझा हूं, लाउड बोले प्लीज। ये दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। देखो रे स्टूडेंट्स, वेक्टर ए गिवन है 4i प्लस 4j, तो इसका मतलब ये है आई केप रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, इतना तो जानते हो, जे केप रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। तो वेक्टर ए बनाने के लिए आपको 4 स्टेप एक्स एक्सिस पर लेने हैं और 4 स्टेप वाई एक्सिस पर, वहां से जो कॉमन पॉइंट आएगा ऑरिजिन से वहां तक जो वेक्टर होगा वो ए होगा। इसी तरह वेक्टर बी ड्रा करना है, तो वो 2i प्लस 2j है, यानी 2 स्टेप ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 स्टेप ऑन वाई एक्सिस। तो जब हमने ऐसा किया, देखो वेक्टर ए के लिए हमने 4 स्टेप ऑन एक्स लिए और 4 स्टेप ऑन वाई, तो दोनों से ये पॉइंट आया हमारा वेक्टर ए इधर। वेक्टर बी के लिए हमने 2 स्टेप ऑन एक्स लिए, 2 स्टेप ऑन वाई लिए, तो कॉमन पॉइंट ये है, तो यहां से यहां तक ये वेक्टर बी बना। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम आया, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 0। जी फरमाइए। लाउड बोले प्लीज, लाउड बोले, लाउड। अच्छा, मतलब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, मैं आपको ये बना लेता हूं, लेकिन वैसे आप खुद इमेजिन करें मैं आपको एमसीक्यू पढ़ा रहा हूं। ये टॉपिक होता तो जनाब हम पढ़ चुके हैं। F3 का कोई स्टूडेंट है? F3 का कोई स्टूडेंट है? F4 का कोई स्टूडेंट है? हाँ, तो जनाब ये क्लास में हम पढ़ते हैं। आप कह रही हैं तो मैं बस एक ड्रा कर लेता हूं। अगर एक वेक्टर आ जाए -3i प्लस 4j, इसको क्वाड्रेंट में कैसे ड्रा करोगे? तो सिंपल सी बात है, आप ड्रा करना सीखो, आपको सीख जाना चाहिए। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। हाँ तो डियर स्टूडेंट, हम ऐसा लेंगे, -i का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस और 3 का मतलब है 3 स्टेप। तो यहां से शुरू करते हैं, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप। ड्रा करने के लिए ये गैप आपने इक्वल रखना है, आप इसमें आपको सही आंसर मिलेगा। तो 3 स्टेप ऑन नेगेटिव एक्स और प्लस j का मतलब है पॉजिटिव y। कितने स्टेप? तो 1 2 3 एंड 4। कॉमन पॉइंट्स ये बनता है। मैं साइड पे खड़ा हूं, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन आप एक्सेप्ट करो। तो ये हमारा मुबारक वेक्टर है जो इधर गिवन है, समझ आ गई? अब अगर मैं एक और वेक्टर दे दूं, लेट मी से प्लीज, अगर मैं कहूं एक और वेक्टर है एंड दैट इज माइनस, प्लीज, दैट इज प्लस 4i माइनस 4j प्लस 3i, बताओ ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा? तो एक तरीका ये है कि इनको इस तरह डॉट प्रोडक्ट के लांजों में उलझाओ, अच्छा खासा कैलकुलेशन करो, जवाब ठीक आएगा, लेकिन ख्वार बहुत होंगे। एक तरीका ये है जो मैं बता रहा हूं, अभी देखो 10 सेकंड में आपको एंगल पता चल जाएगा। तो वेक्टर बी ड्रा करो। वेक्टर बी के लिए एक्स एक्सिस पर 3 स्टेप, तो एक्स एक्सिस ये है 1 2 3, मिल गया 3 पॉइंट। अच्छा, नेगेटिव वाई माइनस जे मीन नेगेटिव वाई एक्सिस, और कितने स्टेप? तो 1 2 3 4, इन दोनों से हमें ये पॉइंट कॉमन मिला, मिला या नहीं मिला? लिहाजा ऑरिजिन से ये वेक्टर हमारा बी बन रहा है और दोनों के दरमियान एंगल क्या है? अब यकीन नहीं आता तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेकर देखो, यू विल गेट 180 डिग्री। समझ आई है? तो दैट्स गुड जी। कितना लेंगे? मैग्नीट्यूड का एंगल से कोई ताल्लुक नहीं है। इधर देख लो, ये एक वेक्टर है इस तरफ और मैंने इसका मैग्नीट्यूड ड्रा किया। मैं इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर इसके डबल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। मैं इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर इसके डबल ऑफ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, लेकिन इन तीनों का एंगल या डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। समझ आ गई है? क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है।
तो एंगल बिटवीन वेक्टर उनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। क्या मैं ये रिमूव कर सकता हूं? मैंने आपको आसान तरीका बताया। आपको अगर डॉट प्रोडक्ट बहुत पसंद है आप इससे सॉल्व करो, वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है प्लीज? यहां इस हाल में हमने टेस्ट शुरू किए थे जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आ गए। अब जनवरी में और जून में इत्तेफाक की बात है दोनों जे से शुरू होते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? एक वहां सर्दी थी और अब यहाँ क्या है? गर्मी है। नहीं, मैं ये फर्क नहीं कर रहा, इंडिकेट पे बात करूंगा। इस हाल में इधर रिपीटर बैठे होते थे जनवरी में इसी तरह के टेस्ट में, और इस हाल में आप फ्रेशर्स बैठे होंगे। तो जिसने वक्त के तप्पड़ नहीं खाए होना वो इस तरह ही नॉन सीरियस बिहेवियर शो करते हैं। सीधी सी बात है। आप खपाना में आपसे नहीं, सब पूरा हाल छोड़कर रहे, सिर्फ आपसे मैंने बात की, लेकिन हाल माशाल्लाह मैं देख रहा हूं सब आपस में लगे हुए हैं, अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं। इसी हाल में आपसे दुगनी तादाद में रिपीटर बैठे होते हैं, लेकिन उन्होंने वक्त के एक जोरदार थप्पड़ खाई होती है, तो यकीन करें कि वो हर बात में गुस्से होते हैं कि टीचर क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, रीजन क्या है। अब ऐसे लग रहा है जैसे आपको मैं जबरदस्ती आप ये रीजन बता रहा हूं, और रिपीटर में ऐसे लगता है जैसे वो जबरदस्ती हमसे रीजन निकाल रहे हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समझ आ गई है? उखियार खलक आ गई थी द वक्त पेड़े नमक की पोएट्री। समझ आ गई है? वक्त को मौका ही ना दो कि आपको पढ़ दे और आपके होश ठिकाने आ जाए। तो बराहे करम इन लम्हों की कदर करें। आप इसमें डिस्कशन से आप अपना नुकसान तो कर रहे हो, लेकिन आपकी बात और आप सबकी मुश्तरका गूंज ज्यादा है, मेरी आवाज डोमिनेंट नहीं होती। तो इधर जो कोई गौर से मेरी बातें सुन रहा है उनके कानों में आपकी पस भी जाते हैं और मेरी डिस्कशन भी जाती है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, जिसके मैं काफी लाउड बोल रहा हूँ। आपको मालूम नहीं होता क्योंकि पंखे तेज लगे हैं, आपको काफी लाउड बोलना पड़ रहा है। अभी आप बोलते रहो और मैं अचानक पंखे बंद करूं तब आपको पता चलेगा कि कितना लाउड आप बात कर रहे हो। और एक बंदा हो, एक बच्चा हो, दो स्टूडेंट हो, तीन हो, चलो ठीक है, जब हाल में जगह जगह ये ग्रुप आप इसमें डिस्कशन करें तो एज अ होल ह्यूज लाउडनेस बनता है। तो मैंने आपको आगाह सिर्फ कर दिया, डिस्कशन है मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैंने तो माइक लगाया हुआ है। आप जितना भी लाउड बोलो मैं तो इस तरह आराम से बोल सकता हूँ, लेकिन सुनने वालों को आपसे काफी प्रॉब्लम होती है जो बड़े गौर से रीजन सुन रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। बात करूंगा 140 पर, और 140 फरमाता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर 2i plus 3j विद इटसेल्फ इज। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो होता है a डॉट a, तो a की वैल्यू हमें मिली है 4i plus 3j और डॉट इसी के साथ है तो 4i plus 3j। वेक्टर दिया है कि अपने आप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, लेकिन 4i नहीं है, क्या है? 2i है। मैंने गलत लिखा। तो जनाब i को i से और j को j से, तो 2 2s are 4 plus 3 3s are 9। The answer is 13 and the option is C। अगला क्वेश्चन 141 प्लीज। फरमा रहे हैं कि वेक्टर obtained is cross product of two vectors a and b such that a along x axis and b along y axis। अगर वेक्टर a जो है ये x एक्सिस पर बराजमान है और वेक्टर b जो है ये y एक्सिस पर मौजूद है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर होगा वो कहां पे होगा? तो जनाब आला आपने क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पढ़ा होगा, याद है? और डायरेक्शन में आपने दो बातें पढ़ी होंगी। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में दो ही बातें कंपलसरी हैं। पहली बात के डायरेक्शन कैसे मालूम करते हो और डायरेक्शन किस तरफ आता है, तो ये दोनों बातें आपने क्लियर की होंगी। कैसे मालूम करते हो? राइट हैंड रूल से। मैं उस पर बात नहीं कर रहा। राइट हैंड रूल से आप क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताते हो। जब राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो डायरेक्शन आता किस तरफ है? तो किस तरफ आता है जनाब? आता है जनाब परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो ये किस तरफ डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी में, ये पॉइंट हमें बताता है कि ए क्रॉस बी से जो नया वेक्टर है वो ए को यानी एक्स एक्सिस को भी परपेंडिकुलर होगा, वो बी को यानी वाई एक्सिस को भी परपेंडिकुलर होगा, और जो एक्स और वाई दोनों को परपेंडिकुलर होगा दैट मस्ट बी अलोंग जेड एक्सिस। सो जनाब द एक्सप्लेनेशन इंप्लाइज दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए 142। 142 फरमाता है दैट वेक्टर ऑब्टेन इज क्या हो गया? द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फॉर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर वो होते हैं जिनके दरमियान एंगल 90 हो। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है। तो जनाब ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी
का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है मुसलमानों? ए बी साइन थीटा। तो ये फार्मूला बता रहा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का सारा दारोमदार किस चीज पर है? साइन थीटा। तो मैं क्यों ना कहूं आज के बाद के जैसा साइन थीटा वैसा क्रॉस प्रोडक्ट, जैसा साइन थीटा वैसा क्रॉस प्रोडक्ट। अगर साइन थीटा से 0 आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, और अगर साइन थीटा मैक्सिमम देगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। हमें एंगल क्या दिया है? 90, और कॉर्नर कहाँ है ना? तो जब हम इधर साइन 90 लेंगे तो ये क्या होता है? और 1 साइन का कौन सा आंसर है? तो अगर साइन से मैक्सिमम आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो ये जैसा वैसा आपके लिए ये आसान कर गया। हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन ए है, 90 डिग्री पर क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। 143 आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? तो मैं अच्छा, डॉट प्रोडक्ट से स्केलर आता है या वेक्टर आता है? स्केलर। मैग्नेटिक फोर्स स्केलर है ना? वेक्टर है। टार्क भी वेक्टर है, मोमेंटम भी, और मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, सिंपल प्रोडक्ट से आता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं। मोमेंटम में एक स्केलर है दूसरा, so momentum is not the example of cross product. Momentum is the example of product of scalar with vector. समझ आ गई है? और क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या है? पावर, बिकॉज पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। सो द आंसर, द ऑप्शन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हियर इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है 144। 144 फरमाता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 30, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी। आई थिंक आप समझते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना हो तो हमें ए बी के साथ साइन थीटा लेना पड़ता है। बट इफ साइन थीटा 30, साइन व्हेन थीटा इज 30, तो ए बी और साइन ऑफ 30 मीन हाफ, तो आंसर आ जाएगा ए बी बाय 2, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज कौन सा क्वेश्चन है? ऑप्शन डी। अच्छा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 145। लेट मी एक्सप्लेन ऑन बोर्ड 145। ये फरमाते हैं आपको एक डायग्राम दिया, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 145 का डायग्राम सेम है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। इस डायग्राम को देख लें, मैं यहां सॉल्व करूंगा। इस डायग्राम को देखें 145 में, ये मुबारक वेक्टर ए है और ये इसके साथ वेक्टर बी मिला है। यहां आपको दिखाया गया है एंगल 120, एंड आपसे पूछा जा रहा है कि हमें ए डॉट बी की वैल्यू बताओ। आपको इतना पता है कि ए डॉट बी में जो थीटा होता है, एक मिनट, वो कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ डायरेक्शन, एंगल इन क्वाड्रेंट, या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो उस पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के शराइत लगाने के बाद उसकी वैल्यू सेलेक्ट करोगे। तो ए बी का थीटा सारी दुनिया लेती है, समझ आ गई है? तो ए की जगह ए है, बी की जगह मैग्नीट्यूड दिया है ना? हाँ, वेयर मैग्नीट्यूड इज, किधर है जनाब? 8 और 6 है, तो इसकी जगह 8 और इसकी जगह 6, एक 8 है एक 6 है, जो भी है। अच्छा काश अब जिन बच्चों ने 120 को देखकर डायरेक्ट पुट किया, उसका आंसर होगा -1/2, और -1/2 तो 8 6 48/2, तो -12 आएगा, उसका आंसर -12 होगा। अच्छा ये होगा कि ऑप्शन में -12 मौजूद हो। ये क्वेश्चन का सारा मजा ऑप्शन ने बर्बाद किया। जी जी जी, क्या आता है? अच्छा अच्छा, ये क्या आता है? 24 आता है ना? cos ऑफ 120 -1/2 होता है ना? अच्छा, 8 6 48 आता है, बाय 2 तो 24 आएगा, -24। मैं ये कह रहा हूं कि ऑप्शंस में -24 नहीं है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट, इसमें अच्छे ऑप्शन, अगर क्वेश्चन को अच्छा बनाना था तो एक आंसर +24 होना चाहिए और एक आंसर, तो -24 हराम होगा। मेरी बात समझ गए हो? क्यों? क्योंकि आपने जो एंगल पुट किया है ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं है। आपको कैसे पता? क्योंकि ये यहां इस दौरान क्या मिला है? एक का हेड है और एक का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपसे कहा कि फॉर एंगल बिटवीन वेक्टर, दोनों वेक्टर के क्या मिलाने होंगे? टेल मिलाने होंगे, और टेल से टेल मिलाने के लिए आप एक वेक्टर का लोकेशन चेंज कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन 1 में हमने देखा कि अगर ये 120 हो तो दरअसल हम इसको आगे लेके जाएंगे, और इसके दरमियान एंगल क्या होगा? तो यहां 120 नहीं बल्कि 60, और 60 लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन का मजा क्यों खराब हो गया है? क्योंकि ऑप्शन ए में होना चाहिए था -24, ऑप्शन बी में होना चाहिए था +24। क्यों? तबीयत खराब हो गई जी? हाँ, ले जाए इनको, बाहर ले जाए। पानी है किसी के पास? पानी दे दे प्लीज।
इनको पानी दे दें या दो बंदे ले जाओ, खैर है, डिस्कशन ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, आपके व्यूज आपको खराब नहीं करेंगे। डाइस खोले किधर ली थी आप, देखते एवरार सी कार ना कहीं काम कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा इसलिए दैट्स व्हाई। इनको ले जाएं, अगर उठ सकती है तो ले जाएं इनको। बेहतर है तबीयत? अच्छा देखिए सब इधर 10 पॉइंट हुई। इधर जिसने 120 पुट किया उसका -24 आएगा, और ऑप्शन में -24 होना चाहिए था तो मजा आ जाता। 90% लोग गलत कर जाते हैं, और लोगों के गलत करने से ही जीतने वाले जीत जाते हैं। समझ आ गई है? खुद अपना ठीक करे या ना करे। तो काज ऑफ 60 होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन का आइडिया समझ गए। इसका आंसर है +24, और इसका करेक्ट आंसर है इब्रार योमिल राशन। इसका करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स क्या है? ऑप्शन बी है। the 145 की बात है की करेक्ट है बी देखा, बी रे बी का होगा था सी लगो ले देखा 145 की। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगली कहानी अगले क्वेश्चन की, और ये है 146। आप प्लीज कोऑपरेट करें, अदर टीचर्स आर वेटिंग फॉर देयर डिस्कशन, और मैंने बॉयज की क्लास में जाना है। सो डियर स्टूडेंट 145 प्लीज, हो गया। 146 वी आर डीलिंग 146, शाबाश। इसको पकड़े, खैर आराम आराम से ले जाए, 2-3 बच्चे ले जाए। अच्छा 146 देखें, x कंपोनेंट ऑफ 10 न्यूटन फोर्स इज 8 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स y कंपोनेंट? तो वेक्टर f इज इक्वल टू इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसका y कंपोनेंट का स्क्वायर। इस इक्वेशन का क्लास 9 से आपसे ताल्लुक है। सो डियर स्टूडेंट्स, कहा कि इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका x कंपोनेंट 8 है, और इसका y कंपोनेंट मुझे बताना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड डियर स्टूडेंट्स, so you will get 100, और ये कैंसिल, तो 64 प्लस fy स्क्वायर, ये इस तरफ ले आओ तो fy स्क्वायर इज इक्वल टू 36। टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड, द आंसर इज 6, while the option is C, 147 फॉर यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 147 फरमा रहा है कि 3 वेक्टर्स हैं, सेम मैग्नीट्यूड आर कंबाइंड सच दैट द रिजल्टेंट इज 0। जब भी रिजल्टेंट 0 हो जाए, आप सुन रहे हो ना, तो समझ जाना कि टेल ऑफ फर्स्ट और हेड ऑफ लास्ट ज्वाइन हो गए हैं। जब लास्ट वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ आकर मिल जाए तो रिजल्टेंट 0 हो जाता है। अब इन्होंने कहा है 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फर्स्ट करो ये एक वेक्टर है, लेकिन इन्होंने कहा रिजल्टेंट 0 करना है, तो मैं 0 करने के लिए अगला वेक्टर इधर ड्रा करूंगा, ऐसा है ना, और तीसरा वेक्टर जो है वो दोबारा इधर ड्रा करूंगा, ताकि तीसरे का हेड पहले के टेल से मिल जाए। जब द हेड ऑफ लास्ट जॉइंस द टेल ऑफ फर्स्ट, तो वहां पर रिजल्टेंट मुबारक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इन्होंने हमें कहा कि 3 वेक्टर्स है, आपके सामने ड्रा है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितना लेंथ इसका है उतना लेंथ इसका है उतना लेंथ इसका है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और इनका रिजल्टेंट 0 है, क्योंकि आखिरी वेक्टर का हेड पहले वेक्टर के टेल से मिल गया तो रिजल्टेंट 1 गया। अच्छा अब क्या है, पूछ क्या रहे हैं, फरमा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 147 के एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ देम, तो क्या मैं कहूं कि इनके दरमियान एंगल 60 है? हराम है। क्यों? व्हाई नॉट? आई एम प्रोवाइडिंग द आंसर 60 शाबाश है, क्योंकि इधर हेड और टेल मिला है, और एंगल बिटवीन वेक्टर के लिए टेल से टेल मिलाना होगा। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, वी कैन चेंज द लोकेशन ऑफ वन वेक्टर, तो मैं इस वेक्टर को थोड़ा पुश करके इधर ट्रांसफर करूंगा। फायदा क्या होगा कि अब दोनों के क्या मिल गए? टेल। अब क्या मिल गए जनाब? टेल से टेल, तो एक एंगल ये नजर आ रहा है, लेकिन ये लार्जर है, इसका सिलेक्शन हराम है। समझ आई है? तो हमें कौन सा एंगल लेना है? स्मॉलर। तो जब टेल से टेल मिल गया तो स्मॉलर एंगल कितना बनता है? 120। कुछ समझ आ गई है? हेंस द एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज, जिसने 60 लिया उसने गलत किया, क्योंकि 60 में हेड और टेल मिले हैं, 120 लेना है, क्योंकि जी नहीं ऐड नहीं करोगे, बिकॉज आपने इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल लेना है, तो इनके दरमियान ये बनता है। समझ गए हो?
सुपर सिखाना जी, नहीं समझा हूं, इस क्वेश्चन को रिपीट करूं? अच्छा मैं रिपीट कर लेता हूं, आप काइंडली फोकस करें ना, ताकि आप एक बार एक क्वेश्चन समझे। अदर टीचर्स आर वेटिंग, डिस्कशन काफी है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 147, इन्होंने कहा है कि 3 वेक्टर्स हैं, एक बात। फिर कहा इनके मैग्नीट्यूड आपने सेम रखने हैं, दूसरी बात। तीसरी बात कहा कि रिजल्टेंट को 0 करना है। तो ये 3 बातें स्टेटमेंट में गिवन है, और आपने बताना है इनके दरमियान एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर आपने बताना है। तो ये स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। 3 वेक्टर ले लो, मैग्नीट्यूड आपने सेम रखना है, रिजल्टेंट को 0 करना है, फिर बताओ कि 2 के दरमियान एंगल क्या होगा। तो सिंपल से एक्सप्लेनेशन है, मैंने कहा 3 वेक्टर लेने हैं, मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट को 0 करना है। तो तरीका यह है कि आखिरी वेक्टर का हेड पहले वेक्टर के टेल से मिलाना होगा। तो वो मैंने किया, मैंने आपके लिए बनाया ये एक वेक्टर। अब दूसरा वेक्टर सुने, दूसरा वेक्टर मैं इस तरफ बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे रिजल्टेंट 0 करना है, और रिजल्टेंट 0 करने के लिए 3 इक्वल साइड को ऐसे अरेंज करना है कि आखिरी का हेड पहले के टेल से मिले। तो मैं ये तीसरा वेक्टर ले रहा हूं। तो ये कौन सा वेक्टर है शाबाश? लास्ट। ये कौन सा था? और जहां फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड मिल जाए वहां रिजल्टेंट क्या हो जाता है। तो अब आप इस डायग्राम को देखो, क्या यहां 3 वेक्टर्स हैं? क्या तीनों के लेंथ, मैग्नीट्यूड मीन लेंथ ऑफ वेक्टर, तो क्या तीनों के लेंथ आपको बराबर लग रहे हैं? और क्या रिजल्टेंट 0 है? क्योंकि लास्ट का हेड पहले के टेल से मिल गया। व्हेन द हेड ऑफ लास्ट जॉइन्स द टेल ऑफ फर्स्ट, रिजल्टेंट 0। तो तीनों शराइत पूरे हो गए। अब इन शराइतों को मैंने डायग्राम में पूरा तो कर दिया, मुझे कहा कि इनमें से किसी भी 2 के दरमियान एंगल बताओ। तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल क्या होता है, लेकिन मैं 60 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इस टेस्ट में 3-4 दफा आपसे मैंने कहा कि एंगल बिटवीन वेक्टर के लिए दोनों वेक्टर का टेल मिलना चाहिए। यहां एक वेक्टर का हेड है दूसरे का, तो 60 डिग्री नहीं बता सकता हूं। ये एंगल बिटवीन वेक्टर के शराइत पे पूरा नहीं होता। तो मुझे क्या करना है? आप कहें सर दोनों वेक्टर के टेल्स मिला दो, कैसे मिला दूं? कहें सर खुद ही तो कहा कि आप वेक्टर का लोकेशन चेंज कर सकते हो, तो एक का चेंज करो। मैं इस वेक्टर को आगे पुश करूंगा तो ये इधर आ जाएगा। फायदा ये है कि अब दोनों के क्या मिल गए? अब दोनों के टेल मिल गए, ये आगे चला गया। लेकिन मैंने स्टार्ट में कहा पहले क्वेश्चन में, जब आप 2 वेक्टर के टेल मिलाओगे तो आपको 2 एंगल नजर आएंगे, उनमें से एक स्मॉलर होगा और एक जो है लार्जर होगा, बट यू हैव टू सेलेक्ट द स्मॉलर वन। अब खुद बताओ कि ये बाहर वाला एंगल आपको कितना दिखता है? 120 नहीं दिखता। तो द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर इज 120। समझ आई है? ओके, 148 आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये फरमा रहा है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड डॉट सेम हो जाए। तो वो क्या होता है? 45 डिग्री जो है, ये cos ऑफ 45 भी 0.707 है और sin ऑफ 45 भी 0.707 है। तो cos और sin की वैल्यू सेम होने से क्रॉस और डॉट की वैल्यू भी सेम हो जाती है, तो वो एंगल 45 है। करेक्ट आंसर है, आप खुद सेलेक्ट करें। 148 में क्या आता है प्लीज? बी। 149 यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर किस तरह किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपको दिया है 3i माइनस 4 से, मैग्नीट्यूड आप ऑलरेडी ले सकते हो अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर। मैंने कहा कि इधर माइनस पुट ना करो, कर भी दो तो स्क्वायर से प्लस हो जाता है। तो 3i माइनस 4j एग्री, और इससे आता है 5। क्या आता है? तो इट इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन आप बोल रहे हैं सी ऑप्शन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 150। अभी भी काफी क्वेश्चन है, आप प्लीज कॉपरेट करें। अ वेक्टर ए हैज x कंपोनेंट -4 एंड y कंपोनेंट +2। द वेक्टर लाइज इन, अगर x -4 है और y +2 है तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, द वेक्टर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। 151 प्लीज। 3i plus xj and 7i minus 2j gives dot product 11. What is the value of x? अभी डिराइव करते हैं। तो देखो मैं पहला वेक्टर ले रहा हूं 3i माइनस प्लस xj, ये xj है। डॉट दूसरा वेक्टर क्या दिया है? 7i माइनस 2j, इनके डॉट प्रोडक्ट से क्या आया है? 11, इनके डॉट प्रोडक्ट से 11 आया है। तो मैं i की वैल्यू को i से और j की वैल्यू को j से, तो 3 7 21 और प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2 इज
2x इज इक्वल टू 11। आप 11 इधर ले जाओ, 2x उधर ले जाओ, तो 21 माइनस 11 इज इक्वल टू प्लस 2x, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 5। समझ आ गई है? हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारे लिए अगला क्वेश्चन होगा 152। 152 फरमाता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 8 है और ईस्ट की तरफ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 है और ये साउथ की तरफ है। आप बताओ इनका रिजल्टेंट मुबारक क्या होगा? हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 152। वेक्टर ए जो है मैग्नीट्यूड 8 है और ईस्ट है, वेक्टर बी जो है मैग्नीट्यूड 6 है और साउथ है। हमें रिजल्टेंट वेक्टर सेलेक्ट करना है। तो रिजल्टेंट मीन आप दोनों को ऐड करो, फ्रॉम टेल टू हेड रिजल्टेंट होता है। तो खुदा के बंदो, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में न्यूज वाला सिस्टम लूंगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। समझ गए हो? अब पहला वेक्टर ड्रा करते हैं। पहला वेक्टर कितना है, किस तरफ है? तो जनाब ये लो, मैंने 8 ड्रा किया ईस्ट की तरफ, सही। अब दूसरा वेक्टर इसकी कॉपी पे ड्रा करूंगा, एडिशन है ना, तो इसके हेड पे ड्रा करूंगा। कितना ड्रा करूंगा, किस तरफ? तो ये लो जनाब, मैंने 6 वेक्टर ड्रा किया साउथ की तरफ। तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, ऑलवेज फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। तो जनाब रिजल्टेंट बनेगा यहां से यहां तक। अब इस रिजल्टेंट को देखो, क्या ये बेस का काम कर रहा है? क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज है? तो पहले इसकी वैल्यू बता दो। तो r इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट। इससे क्या आता है? 10 आता है। 10 आ जाएगा क्योंकि 64 और 36 100 रूट 10। ठीक है जनाब, लेकिन इसका डायरेक्शन किसके दरमियान है? ईस्ट और साउथ के दरमियान। तो साउथ ऑफ ईस्ट भी बोल सकते हो और ईस्ट ऑफ साउथ भी बोल सकते हो। तो एक एक ऑप्शन ढूंढते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, किधर है किधर है? अच्छा, 14 यूनिट हराम है, 10 है। अगला है 10 यूनिट नॉर्थ ऑफ वेस्ट, डायरेक्शन गलत है। और सी ऑप्शन ठीक है, 10 यूनिट मैग्नीट्यूड भी ठीक है और डायरेक्शन भी ईस्ट ऑफ साउथ दिया है, यानी ईस्ट और साउथ के दरमियान है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर 153 और 153 फरमाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी 0 व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 90। भाई डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी जब 0 आता है तो समझ जाना काज ऑफ थीटा क्या है? 0 है। तो थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 0 एंड थीटा इज इक्वल टू, लेकिन 90 को अहले फिजिक्स क्या बोलते हैं? π/2 बोलते हैं। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? सी है। 154 हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स पासेस 0 डिग्री बिटवीन देम? 0 डिग्री किन के दरमियान होता है? जिनका डायरेक्शन सेम हो। बोलो शाबाश, जिनका डायरेक्शन सेम हो उनके दरमियान एंगल 0। तो क्या इक्वल वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है? 0 डिग्री। क्या नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है ना? स्किप करो, शाबाश। पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन, तो पैरेलल का भी डायरेक्शन सेम तो एंगल 0 और इक्वल का भी डायरेक्शन सेम तो एंगल 0। तो बोथ ए एंड सी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। शाबाश, वेरी गुड। 155 angle between two vectors was 20. If the angle is made 60 degree, तो डॉट प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? इधर देखो, a डॉट b, ए बी का थीटा है या नहीं है? ये फार्मूला बता रहा है कि डॉट प्रोडक्ट का सारा दारोमदार किस चीज पर है? तो मैं क्यों ना लिखूं जैसा कास थीटा वैसा। तो जहां कास थीटा कम होने लगे वहां डॉट कम होने लगेगा, जहां कास थीटा नेगेटिव होने लगे वहां डॉट नेगेटिव होगा, जहां कास थीटा पॉजिटिव डॉट पॉजिटिव, कास थीटा कांस्टेंट डॉट प्रोडक्ट कांस्टेंट, अगर कास थीटा डिक्रीज डॉट प्रोडक्ट डिक्रीज एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो अब खुद देखो, पहला एंगल क्या था? और काज ऑफ 20 जो है वो ज्यादा होता है, कैलकुलेटर से चेक करो। और अगला एंगल क्या है? 60, और काज ऑफ 60 जो है वो कम हो जाता है, हाफ हो जाता है। 0 के करीब कास की वैल्यू बढ़ जाती है, 90 के करीब कास की वैल्यू। तो इसका मतलब है अगर हम एंगल को 20 से 60 पर ले जाएं तो कास ज्यादा से कम मीन के कास में क्या आता है? डिक्रीज, और जैसा कास वैसा डॉट। समझ आ गई है? लिहाजा अगर कास डिक्रीज है तो डॉट भी क्या हो जाएगा? इट आल्सो डिक्रीजेस। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीजेस। और हमारे लिए ऑप्शन क्या है खुदा के बंदो? सी है। 156 पे बात करूंगा। 156 फरमाता है कि वेक्टर A7i + 7j है।
वेक्टर बी -7i + 7j है। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम? तो मैं उम्मीद करता हूं आप डॉट प्रोडक्ट में उलझोगे नहीं, आप मेरे साथ ड्रा करोगे और फौरन ड्रा करोगे। मैं आपको एक और आसान तरीका बता सकता हूं। देखो, एक पहला वेक्टर में x क्या है? पॉजिटिव, और y क्या है? पॉजिटिव। तो पहला वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। और x और y के वैल्यू बराबर है, तो ये मिड में होगा। तो इट मीन के पहला मुबारक वेक्टर इज इन द मिड ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है। और मिड में क्यों है? क्योंकि जितना x है उतना y है। अच्छा, दूसरे वेक्टर को देखें, x नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। और y, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन क्या 7 और 7 दोनों बराबर हैं? तो मिड ऑफ 7 सेकंड क्वाड्रेंट। तो दूसरा मुबारक वेक्टर इज इन द मिड ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। अब तो बता दो, आप कहें सर अगर ये मिड में है तो ये क्या है, और अगर ये मिड में है तो इधर क्या है? तो टोटल इनके दरमियान क्या बनता है? और जाकर डॉट प्रोडक्ट से मालूम कर आपको 90 मिल जाए। समझ आ गई है? तो अब आपकी मर्जी, डॉट प्रोडक्ट से करते हो, डायग्राम से करते हो। डायग्राम इजी है और डॉट प्रोडक्ट अच्छा खासा लंबा कैलकुलेशन। तो कोई से दिखाना। तो जनाब इनके दरमियान टोटल एंगल कितना बनेगा? 90। वाई? बिकॉज ए इज इन द मिड ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट and B is in the mid of second quadrant, so the angle between them is 90. The angle between them is 90. अगली कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो है जनाब, हमारा अगला क्वेश्चन है 157। 157 फरमाता क्या है? फरमाता है कि 3 वेक्टर्स हैं 20, 60 एंड 50। व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिजल्टेंट? थोड़ी देर पहले क्या बोला था? मैक्सिमम तब आएगा जब सारे पैरेलल होंगे, और जब पैरेलल होंगे तो सिंपल ऐड करते हैं, सिंपल ऐड। तो जब भी मैक्सिमम रिजल्टेंट लोगे तो सिंपल ऐड करना होगा। क्या करना होगा? सिंपल ऐड। बताओ, पहली वैल्यू क्या है? 20, दूसरी वैल्यू क्या है? 60, तीसरी वैल्यू क्या है? तो आई थिंक 130 आता है, और आप सही फरमा रहे हो। और 157 में करेक्ट ऑप्शन है डी। डी है? अच्छा, ए है, सॉरी। 158 पे बात करता हूं। 158 कहानी आपके लिए। वेक्टर ए ईस्ट की तरफ है, होगा। वेक्टर बी साउथ की तरफ है। तो हम क्या करें जनाब? हमें ए क्रॉस बी बताना है। अच्छा, वेक्टर ए इज टुवर्ड ईस्ट। ये ए है या नहीं है? किस तरफ मैंने ड्रा किया है? ईस्ट की तरफ। इधर देखो ईस्ट मौजूद है, समझ आई है? और वेक्टर बी किस तरफ ड्रा करूं? ये लो जनाब, साउथ की तरफ वेक्टर बी है। और मुझे डायरेक्शन बताना है किसका? ए क्रॉस बी का। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी के लिए कैसे मालूम करोगे और किस तरफ आएगा? कैसे मालूम करोगे? राइट हैंड रूल। क्या करोगे? अपनी उंगलियां फर्स्ट से सेकंड की तरफ रखोगे, तो जिस तरफ थंब आएगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो चलो मैं रखता हूं, आप इजाजत दें। ए कौन सा वेक्टर है? फर्स्ट। बी? तो मेरी फिंगर ए से बी की तरफ। क्या मैं अपना हाथ ऐसे रखूं? आपका नेचर, आपकी उंगलियां तो बी से ए की तरफ है, जबकि ए से बी की तरफ रखना है। तो क्या करूं? हाथ काट के दूसरी तरफ लगा दूं? नहीं, इधर घुमा लेता हूं। तो अब मेरी उंगलियां ए से, बोले शाबाश, फ्रॉम ए टू, लेकिन फ्रॉम ए टू बी मेरा थंब किस तरफ आ रहा है? तो जनाब आला आपके लिए आंसर है इनटू द, मेरे लिए है इनटू द बोर्ड, और आपके लिए आंसर है इनटू द पेज। सो डियर स्टूडेंट, द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनटू द पेज। मेरे लिए इनटू द बोर्ड है, आपके लिए इनटू द पेज है। वन 159 प्लीज। 159 फरमाता क्या है? ये फरमा रहा है कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, वैसे भी होता है आर स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन थीटा है, ये क्यों नहीं है भाई? आर स्क्वायर प्लस ए बी किधर गया? 159 है। आर स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे कह रहे हैं कि थीटा क्या होगा? तो आप रिजल्टेंट का एक फार्मूला जानते हो, दैट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू काज ऑफ। अब एक एक एंगल यहां पुट करो, तो एक एक एंगल पुट करो। मैं कॉमन सेंस यूज करता हूं कभी कभी, आप भी कभी कभी यूज करें। बताओ शाबाश, इस इक्वेशन में ए बी किस तरफ है? राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है? देखो ऐसे होता है, कॉमन सेंस या लॉजिक ऐसे कहते हैं। आपको इशारा दूंगा, शाबाश। यहां पर ए बी किस तरफ है? शाबाश, राइट पे है। और गिवन इक्वेशन में किस तरफ पे आया है? गिवन इक्वेशन में लेफ्ट पे है, लेकिन लेफ्ट पे इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। तो इट मीन के राइट पे इसका साइन क्या आना चाहिए? अगर किसी चीज का लेफ्ट पे साइन पॉजिटिव है तो राइट पे उसका साइन
और इधर इसका साइन नेगेटिव तब आएगा जब cos ऑफ थीटा हमें कौन सा आंसर देगा, इसका मतलब है कि cos के साथ ऐसा एंगल है जो नेगेटिव जवाब देता है। तभी तो क्या हुआ, इधर देखिए, अगर cos थीटा से नेगेटिव आएगा तो ये राइट साइड पे नेगेटिव बन जाएगा, इसीलिए जब हम इसको लेफ्ट पे आएंगे तो नेगेटिव से दोबारा, समझ आ गई। इट इज अ बिग साइन फॉर द क्वेश्चन इजीनेस, समझ आ गई है। तो जनाब मैं ऑप्शन उठा रहा हूं, देखिए कितना आसान हो जाएगा। मेरे लिए ऑप्शन है माता क्वेश्चन नकारी खाना 6, क्या 60 ठीक है, हराम है, क्योंकि cos ऑफ 60 इज पॉजिटिव और हमें यहाँ ऐसा एंगल लेना है जो cos ऑफ थीटा नेगेटिव आंसर दे, क्योंकि उस टर्म को राइट पे लेफ्ट पे ले जाकर क्या करना है, पॉजिटिव। इन्होंने पॉजिटिव दिया है तो राइट पे इसका नेगेटिव होना हराम नहीं, जरूरी है, वाजिब है। तो जनाब पहला एंगल 60 हराम है, क्योंकि cos पॉजिटिव आएगा तो ए भी नेगेटिव नहीं बनेगा, तो मैं राइट पे उसको पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा। अच्छा जनाब अगला एंगल प्लीज 45, cos ऑफ 45 इज अगेन पॉजिटिव, समझ आ गई है, तो ये भी इस कंडीशन को obey नहीं करेगा। अगला देखो 120 और 0, क्या 0 है, cos ऑफ 0 इज +1, बिना कैलकुलेशन के आपको पता चला कि एंगल क्या होना चाहिए 120। यहाँ 120 क्यों है, क्योंकि cos ऑफ 120 माइनस देता है, और जब ये माइनस देगा तो ए भी माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पर आकर वो क्या हो जाएगा, प्लस। करके देख ले, डोंट वरी। देखो मैंने सॉल्व नहीं किया, ऑप्शन सी ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। आर स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड, तो आप स्क्वेयर करो और 120 पुट करो। मैं आपके लिए ये इक्वेशन प्रूव करता हूं। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर का रूट कैंसल, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और cos ऑफ 120 इज माइनस 1 और 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल, और प्लस माइनस, लो माइनस वाला टर्म जब लेफ्ट पे आएगा तो आर स्क्वेयर प्लस ए बी होगा या नहीं होगा। यहां ये क्या हो गया मुसलमानों, नेगेटिव, मल्टीप्लाई है ना, तो प्लस माइनस माइनस और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ए बी रह जाएगा। तो ये इस तरफ आ जाएगा माइनस ए बी, जब इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, देखो वो इक्वेशन बना या नहीं बना। अच्छा कुछ बच्चे इसको इस तरह करेंगे कि पहले ऑप्शन ए पुट करेंगे, फिर बी पुट करेंगे, फिर सी पुट करेंगे, तो सी से ये इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन इस तरह आसान क्लू है कि वहां साइन ऐसा एंगल होना चाहिए जो साइन क्या दे, नेगेटिव दे, क्योंकि जो राइट पे नेगेटिव होगा वो लेफ्ट पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है सी 160। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं, जिसने मुझे सुना वो समझ गए, जिसने अपने साथ के साथ मगन रहे उनका मेरे पास इलाज नहीं है, मतलब उनका जहन उनको अलग सोचने में ले गया, वो उनके जहन का कसूर है। तो 160 हो गया, 60 होने वाला है। 3 इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन द रिजल्टेंट विल बी, थोड़ी देर पहले मैंने ड्रा किया था, से अगर हम 3 वेक्टर को इस तरह ज्वाइन करें कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ले, तो फिर ह्रास और टेल ऑफ फर्स्ट ज्वाइन हो जाएंगे और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। रिजल्टेंट विल बी नल वेक्टर। खाना जी जी, ये कौन से नंबर का था। अच्छा मैं इसके साथ 161 लिखता हूं, मैंने 161 डिस्कस किया। नाउ लेट मी शेयर 160, ये दरमियान में रह गया। 160 इज वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय -1, तो रिजल्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन विल बिकम अपोजिट। तो जनाब आला करेक्ट आंसर क्या है, डायरेक्शन ओनली चेंज हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ए है 162। The last question of the test. Position vector is this one and linear momentum is this one. What is the angular momentum? कर सकते हो शाबाश, आप खुद इसको सॉल्व करोगे। मैं आपको क्लू दूंगा कि एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी, जानते हो ना, एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी। तो अब इसकी वैल्यू ले लें, आर की वैल्यू क्या है शाबाश, अरे जल्दी बताओ। इट इज 3i प्लस 4k, और क्रॉस पी की वैल्यू क्या है, इट इज 2i प्लस 3k। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। इजी है, आसान है, लेकिन थोड़ा लेंथी है। अच्छा पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2s are 6 और i क्रॉस i, एग्री। अच्छा अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9 और i क्रॉस k। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, +8 और k क्रॉस i, शाबाश। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12 और k क्रॉस k। अब जनाब आपको क्रॉस प्रोडक्ट में बताया गया है कि सिमिलर वेक्टर आ जाए तो बढ़ जाते हैं, समझ आ गई है, 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0।
अच्छा जनाब, ये खत्म। अब 9 आई क्रॉस के माइनस जे, ये माइनस जे होता है, और के क्रॉस आई प्लस जे होता है या नहीं? तो ये हो जाएगा +8 और जे। अच्छा, -9j और +8j, तो दिस विल गिव यू, शाबाश, कौन सा ऑप्शन ठीक है? -1j। द करेक्ट आंसर इज खत्म सुखा राजा राजा, -1j इसका आंसर है, और इसमें ऑप्शन नहीं है। ये -k, इसको ठीक करो, ये -j है। आप मेरी बात समझ गए हो? इसके लिए आंसर आता है -j आता है। तसो गोरी तरीका माने पोश हुई, इसको मल्टीप्लाई करो, -j आएगा। ऑप्शन सी ठीक है, लेकिन -k की जगह -j कर दो। थैंक यू वेरी मच। अगले टेस्ट की बात।